हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, और ये लास्ट पार्ट है इसका। और इसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा? तो बाबू इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऐसे होता है सब चैप्टर का ऐसे नहीं होगा, चैप्टर वाइज होगा। जैसे कि वास्तविक संख्या का हो गया, फिर उसके बाद बहुपद का हो गया, फिर उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का हो गया। ऐसे करते 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 होगा सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 डॉट 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 का सारवंतर। सारवंतर पूछा है, तो हमको ये बताओ बाबू, सारवंतर का सूत्र क्या होता है? सारवंतर का सूत्र आपने पढ़ा होगा। सारवंतर का सूत्र क्या होता है? सारवंतर का सूत्र यानी कि डी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला डी बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। क्या? T2 माइनस T1, अर्थात T2 दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाते हैं। तो आपको इतना पता है कि सारवंतर का फॉर्मूला यही होता है T2 माइनस T1। ये होता है हमारा सारवंतर का फॉर्मूला। तो T2 का मान कितना है, यानी कि दूसरा पद का मान कितना है? 1/8 है। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1/8, तो 1/8 माइनस T1 का मान कितना है? T1 का मान यहाँ पर 0 है, तो 0 लिख दिए, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका एलसीएम लो, 8 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 8। अब 8 का पारा में 8 कितना बार में आता है? एक बार में आएगा। अब यहाँ पर ऊपर भी 1 है, तो यानी कि 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस, तो माइनस 1 का पारा में 8 कितना बार में आता है? तो 1 का पारा में 8 8 बार में आता है, और 8 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब 1 में से 0 घटा तो 1 होगा, और 8 तो 8, तो इसका सारवंतर वही हो जाएगा 1/8। तो देखिए यहाँ पर कहीं दिया हुआ है 1/8, तो हाँ यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर कह रहा है बाबू, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे, आपको खुद पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। इसका होता है 180 डिग्री। ये बच्चा बच्चा को पता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब देखो बाबू, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में -1, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 2। तो हमको ये बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, वही है प्राकृत संख्या। तो देखो क्या, अब हमको ये बताओ, क्या 0 प्राकृत संख्या होगी? नहीं सर, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगर वही पूर्ण संख्या क्या था, पूर्ण संख्या का था, तो वो 0 हो सकता था, लेकिन पूर्ण संख्या ना कहा के हमें क्या कहा है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कह रहा है, सबसे छोटी प्राकृत। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। अब देखो यहाँ पर बाबू, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ऊपर सब इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। ऊपर सब इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इरेज हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको ये बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 तो 1/2, पाई का मान कितना होता है? 22/7, ठीक है। कुछ नहीं तो गुना आर का मान कितना है, यानी कि त्रिज्या का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 4 कितना बार लिखाएगा हमको ये बताओ। आर स्क्वायर है तो 4 क्या 2 बार लिखाएगा कि नहीं? हाँ लिखाएगा। तो 4 1 बार 4 और 2 बार 4। ये समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया। अगर समझ में आया तो बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया। देखो यहाँ पर 1/2 तो 1/2, पाई का मान कितना है? 22/7 हम रख दिए, ठीक है। आर स्क्वायर कहने का मतलब बाबू आर 2 बार है, आर स्क्वायर करने का मतलब आर 2 बार है, तो यानी कि 4 आर का मान था, तो 4 को हम 2 बार लिख दिए। अब यहाँ से कटा दो, जो कट रहा है उसको कटा दो। 2 का पारा में 4 कितना बार में आता है? 2 बार में, कट गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर करो
इस पूरा को गुना करो, 22 दूना का 44 और 44 में 4 से गुना करो। तो जब हम 44 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17 है कि नहीं, तो 176 आएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 176 और नीचे 7 है तो 7। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन कहीं पर दिया गया है, हाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से आपको बताना है कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो क्या प्रतिशत में प्रायिकता का मान होता है? तो हाँ सर, प्रतिशत में प्रायिकता का मान होता है। कैसे? आपको पता होगा प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0, यानी कि 0 से लेकर 1 तक प्रायिकता का मान हो सकता है। और 1 के आगे चल गया तो सर क्या 1.1 हो सकता है? नहीं। क्या 1.2 हो सकता है? नहीं। क्या 2 हो सकता है? नहीं। तो प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है? केवल और केवल 1 हो सकता है और न्यूनतम मान 0 हो सकता है। तो देखो 25% को जब हम ऐसे बदलेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो 25% का मतलब 100, 25 चौके 100, ऊपर क्या हो गया 1 और नीचे हो गया 4। अब जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 4 तो 4, 1 तो 1। अब यहाँ पर 0 बैठेगा, दशमलव होगा, यहाँ पर भी 0 बैठेगा, 4 दूना का 8। तो अब हमको ये बताओ बाबू, क्या कम आ रहा है कि नहीं? कम आ रहा है कि नहीं बाबू? हाँ सर, कम आ रहा है, 1 से कम ये आ रहा है। तो 1 से कम तो ऐसे ही आ रहा है, 0 दशमलव कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रायिकता का मान होगा, प्रायिकता का घटना होगा। दूसरा देखते हैं 2/6, क्या ये नहीं होगा? हाँ सर। देखो बाबू, हम आपको एक और बात बता देते हैं कि जब भी हर में जब आप ज्यादा देखो और अंश में कम देखो तो समझो कि वो प्रायिकता का मान है। जैसे कि देखो यहाँ पर कितना है 2/6 है ना, तो हर का मान ज्यादा है, अंश से हर का मान ज्यादा होना चाहिए। अंश से क्या होना चाहिए? ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। अंश से हर का मान ज्यादा होना चाहिए। तो अंश से हर का मान ज्यादा है कि नहीं? हाँ ज्यादा है। नीचे 6 है और ऊपर 2 है, तो क्या ये प्रायिकता का मान होगा? हाँ होगा। कैसे? देखिए हम कर देते हैं, हम आपको करके बता देते हैं। 6 है तो 6, 2 तो 2। अब यहाँ पर 0 बैठेगा, दशमलव, यहाँ पर भी 0। तो देखो पहले 0 दशमलव आया कि नहीं, तो यानी कि 1 से कम है। इसको हल करो ना बाबू, हल करो। यहाँ पर 1 8, फिर यहाँ पर 20 में से 8 आ गया 2, यहाँ पर दशमलव की जगह पर यहाँ पर 0, फिर 3। तो अब हमको ये बताओ 1 से कम है कि नहीं? हाँ सर, 1 से कम है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि हमेशा याद रखना कि जो अंश का मान होगा ना, अंश का मान वो हर के मान से, सॉरी, जो हर का मान होगा ना, हर का मान वो अंश के मान से अधिक होगा ना, तो वो प्रायिकता की घटना होगी। ठीक है, तो इसमें भी ये भी क्या है? ये भी प्रायिकता का मान होगा। नेक्स्ट चलते हैं सी देखते हैं, क्या ये नहीं होगा? प्रायिकता होगा। कैसे? देखिए हर ज्यादा है अंश से, है कि नहीं? हर ज्यादा है अंश से, तो यानी कि ये भी प्रायिकता का मान होगा। क्या ये होगा? ये होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर कम है अंश से, हर क्या है? कम है अंश से, और प्रायिकता के लिए हर ज्यादा होना चाहिए अंश से, हर का मान ज्यादा होना चाहिए अंश से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी? एक मैच जीतने की प्रायिकता कितना है? 0.7 और हारने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हम आपको बताएं अभी थोड़ी देर पहले कि प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 से अधिक नहीं होता है। प्रायिकता का मान कम से कम, सॉरी, प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होता है। तो 1 में से 0.7 को घटा दीजिए तो यहाँ पर इसकी हारने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो घटाइए, यहाँ पर 1 में से जब हम 0.7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 1 में से जब हम 0.7 को घटाएंगे तो देखो 1 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1.0 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। अब माइनस तो माइनस 0.7, अब दोनों दशमलव में आ गया, हाँ आ गया। अब इसको घटाओ तो देखो हम इसको सिंपल फॉर्म में बना देते हैं 1.0। ठीक है, यहाँ पर 0.7। अब देखो यहाँ पर 0 है तो यानी कि 0 में से 7 तो नहीं घटेगा, तो एक यहाँ से पैंचा लेंगे तो 10 बनेगा, और 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। दशमलव तो दशमलव, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0, तो यानी कि इसका मान 0.3 आएगा। क्या यहाँ पर कहीं भी 0.3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो देखो 0.3 को अब यहाँ पर भिन्न में बदलो, तो 0.3 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 3 तो 3, ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा, 0.3 को जब हम भिन्न में बदलेगा तो क्या यहाँ पर 3/10 लिखा सकता है कि नहीं, अवश्य लिखा सकता है। 3 था तो 3 हम लिख दिए, दशमलव की जगह पर 1 लिख दिए, और कितने अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद, तो यानी कि 1 0 3/10। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वां कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, तो आपने पढ़ा होगा बहुपद का परिभाषा जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो। बहुपद का परिभाषा क्या होता है, जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या कहने का मतलब होता है जो संख्या 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5, जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, ठीक है, वही है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर कह रहा है किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है भिन्न संख्या, ऑप्शन बी में ऋण पूर्णांक, ऑप्शन सी में पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो आपको पता होगा किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, तो आपको पता होगा माध्य निकालने का फॉर्मूला। प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कहने का मतलब जो 1 से शुरू हो प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5, यही होगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5। तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है पूरा को जोड़ो, ठीक है, पूरा को जोड़ो और जितना संख्या है उससे नीचे भाग दे दो। तो जोड़ो यहाँ पर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5, और नीचे कितना संख्या है गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो। अगर 6 रहता तो 6 से भाग देते, अगर 7 संख्या रहता तो 7 संख्या से भाग देते। अब यहाँ पर जोड़ो, 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा, 6 और 4 कितना होगा, 10 होगा, और 10 और 5 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है 15, और नीचे 5 है तो 5। अब 5 का पारा है 15, 3 बार में आता है तो 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए कह रहा है 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 किसका मान है, आपने पढ़ा होगा कि 1/√3 जो है 1/√3 tan 30 का मान है। किसका मान है, 1/√3 tan 30 का मान है। क्या आप बता सकते हैं sin 30 का मान, तो sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3। cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2। फिर उसके बाद tan 45 का मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 10वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां करा है कि बताइए त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, इससे घबराना नहीं है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले, तो यहाँ पर फॉर्मूला ही है, ठीक है, फॉर्मूला पूछा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही होगा। आप बता सकते हैं कि 10 में आपका कितना सही हुआ। अगर आपका 10 में 10 सही हुआ तो बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।